हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि 11वीं क्लास के भूगोल का जो दूसरा चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, इसके तीसरे और अंतिम पार्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम था संरचना तथा भू आकृति विज्ञान और काफी आपका इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट वाला चैप्टर है। तो इसमें हमने 2 पार्ट का अध्ययन कर लिया है। आप में से जो भी बच्चे 2 पार्ट का अध्ययन नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और आप में से जो भी बच्चे नए हैं और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि 11वीं क्लास का जो भी सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच जाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था। आइए बच्चों, हमने पढ़ा था क्या क्या, उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था बच्चों परिचय को देखने के बाद फिर हमने महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी को देखा था कि किस प्रकार से प्लेट एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरे से दूर जाती है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीजों को देखा था। फिर हम लोग हिमालय पर्वतमाला को देखा था कि इसका कैसे निर्माण हुआ है और इसका हम लोगों ने विभाजन को देखा था। आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना। फिर उसके बाद हमने उत्तर भारत का जो मैदान है इसके बारे में पढ़ा था, इसकी विशेषताओं का पढ़ा था कि किस प्रकार से नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है और साथ साथ में जलोढ़ मिट्टी, खादर तथा बांगर मिट्टी, भाबर, तराई और डेल्टा प्रदेश के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो ये सब चीज हमारा कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग उससे आगे बात करने वाले हैं। क्या क्या बात करेंगे एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग। तो बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र। यहाँ पर मालवा का पठार, यहाँ पर आपको दक्कन का पठार है ना, ये सब चीज दिखेगा। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। फिर भारत का जो मरुस्थल है, भारत का कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह भारत है, भारत का यहाँ पर राजस्थान में आपको थार मरुस्थल दिखेगा। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर लास्ट में हमारा जो द्वीप समूह है 2, एक आपका बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक आपका अरब सागर में जो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा बच्चों, आपको एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमने ये सारा चीज पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार से। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार देखिए बच्चों, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं सबसे पहले इसको समझ लीजिए एक बार। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, देखिए ये हमारा जो है भूमि का टुकड़ा हो गया। जब किसी भूमि के टुकड़े के 3 ओर क्या हो बच्चों, पानी हो। इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, और इधर आपका अरब सागर है। तो ये हो गया अरबियन सी यानी कि अरब सागर, और नीचे में आपका क्या हो गया, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो 3 ओर से भारत क्या है बच्चों, 3 ओर से भारत जल से घिरा है, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का प्रायद्वीप। तो आया बात समझ में। प्रायद्वीप किसको बोलेंगे, स्थल का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा। आई बात समझ में। ये भारत का क्षेत्र है तो इसको बोलेंगे भारत का प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे, भारत का प्रायद्वीप। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब, यमन, ओमान। तो ये सब देश जो है यहाँ पर आपका एक लाल सागर है, लाल सागर और अरब सागर से घिरा हुआ है, और एक फारस की खाड़ी है, ईरान की खाड़ी है। इस सब से घिरा होने के कारण यानी कि 3 तरफ से हो गया पानी, तो इसको बोलेंगे अरब प्रायद्वीप। सऊदी अरब तो अरब प्रायद्वीप नाम हो जाएगा, भारत तो बोलेंगे भारतीय प्रायद्वीप। आई बात समझ में। चलिए, तो हम लोग इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रायद्वीप किसको बोला जाता है। प्रायद्वीप बोलते हैं बच्चों, प्रायद्वीप बोलते हैं स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। ये हमारा स्थल का भाग हो गया, ये हमारा स्थल का भाग हो गया, और ये स्थल का जो भाग है ये 3 ओर से, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर, और दक्षिण में आपका क्या है इधर, तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर। तो 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको बोलेंगे प्रायद्वीप। ये कौन सा क्षेत्र है, भारत का है, तो भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, अब पठार के बारे में बात करते हैं। पठार किसको बोलते हैं,
एग्जाम्पल में भारत का प्रायद्वीप और साथ साथ में आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, पठार के बारे में। ठीक है, तो एक बात भारतीय प्रायद्वीप के बारे में, एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि भारत का प्रायद्वीप तीन ओर से जो जल से घिरा है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में आपका क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जो है श्रीलंका। श्रीलंका को मोतियों का देश, आंसुओं का देश कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार आंसू, जो हमारे आंख से जो आंसू गिरता है ना, आंसू के जैसा है, और ये समुद्र पर टिका हुआ है, यानी कि समुद्र के चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर मोतियां बहुत ज्यादा मिलती है, तो इसको मोतियों का देश भी कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीप पूरब की ओर से बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ से अरब सागर एवं दक्षिण की ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आई बात समझ में, बढ़िया से माइंड में याद कर लो इसको। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं बच्चों पठार के बारे में। पठार किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपका टेबल होता है ना बच्चों, टेबल, तो टेबल की आकृति की जब स्थल का कोई भाग होगा ना, इसको बोलते हैं पठार। पठार जो होता है ना, मैदान से थोड़ा सा ऊंचा होता है। पठार यानी कि नॉर्मली रूप से ये हो गया हमारा मैदान, ये क्या हो गया, मैदान हो गया, और मैदान से थोड़ा सा ऊंचा होगा हमारा पठार, ये हो गया पठार, इसको पठार बोलेंगे। और जो पर्वत होता है ना, तो पर्वत जो है पठार से भी ज्यादा ऊंचा होता है। आई बात समझ में, तो ये हमारा हो जाएगा पठार। ये कैसा आकार का होता है, मेज के आकार का, यानी कि टेबल के आकार का होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है। पठार एक भू आकृति है, भूमि की क्या है, आकृति है, भूमि की संरचना है, जो आसपास के क्षेत्रों से कैसा होता है, ऊंचा होता है, जो मैदानी क्षेत्र से कैसा होता है, ऊंचा होता है, और कैसा होता है, समतल भी होता है। ये कैसा होता है, प्लेन होता है, ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा पहाड़ की जैसा खड़ा रहता है, नहीं, ये आपका समतल भी होगा और थोड़ा मैदानी क्षेत्र से ऊंचा होगा। इसे अक्सर टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आकार मेज यानी कि टेबल के जैसा है, इसलिए इसको टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र कृषि, पशुपालन और खनिज संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, यहाँ पर आपको कोयला, जो झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर आपको धनबाद, झरिया, बोकारो, ये सब में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है, कोयला का उत्खनन करते हैं, है ना। तो पठारी क्षेत्र में बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जैसे तेलंगाना का पठार, वहां पर क्या है, गोलकुंडा या फिर सोने की खान कर्नाटका में, ये सब पठारी क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। एग्जाम्पल के रूप में जैसे तिब्बत का पठार कहां पर है बच्चों, याद रखेंगे, तिब्बत का पठार चीन में है। पामीर का पठार याद रखेंगे, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का जो है सबसे विस्तृत पठार हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। अगर आपको पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पठार के बारे में बताइए, तो वो हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत चीन के कब्जे में है, चीन देश के अंतर्गत आता है। फिर इसी प्रकार से है विश्व का सर्वोच्च पठार। तो विश्व का जो सर्वोच्च पठार है बच्चों, ये है आपका पामीर का पठार। पामीर का पठार, इसको संसार का छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसार का छत। याद रखेंगे सब कोई, है ना, संसार का छत। अगर आपको पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार क्या हो जाएगा बच्चों, लद्दाख। आई बात समझ में, ये लद्दाख सबसे ऊंचा वाला हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राथमिक गोंडवाना का हिस्सा था। ये क्वेश्चन, ये चीज हमने पढ़ाया था बच्चों आपको, कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था स्टार्टिंग टाइम पीरियड में, पृथ्वी छोटा रूप में था, जिसको पेंजिया नाम दिया गया था। बाद में भूकंप आया, प्राकृतिक कारणों से इसमें टूट फूट हुई, हलचल हुआ, सुनामी आया, टूट गया दो भागों में, एक बन गया अंगारा, एक बन गया गोंडवाना। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, यानी कि जो दक्षिण वाला भाग है, यह मुख्य रूप से किससे बना है, गोंडवाना से बना है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। 11th क्लास का एनुअल एग्जाम देंगे ना, ये क्वेश्चन बार बार आता है, मंथली एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे है प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, ये भी क्वेश्चन आता है आपको। तो प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है,
प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा हिमालय हो गया, तो ये यहां से आपको पठार दिखेगा। तो पठार का आकार कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। कैसा आकार का है बच्चों? याद रखेंगे, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर, ठीक है, याद रखेंगे सब कोई बढ़िया से। आई थिंक कि याद हो गया सब किसी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, यानी कि इसका एवरेज हाइट कितनी है, औसत ऊंचाई आपको बताना है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ना बच्चों, ये है 600 से लेकर के 900 मीटर के आसपास। कितना? 600 से लेकर के 900 मीटर, यानी कि जो समुद्र का जो जल स्तर है ना, उससे जो है हाइट जो है पठार का, हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार का कितना है? 600 से लेकर के 900 मीटर तक। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है? क्रिस्टलीय, यानी कि ये एक चट्टानी सॉलिड पदार्थ से बना है। क्रिस्टलीय अग्नीय चट्टान और रूपांतरित चट्टान से बना है। ध्यान रखेंगे बच्चों, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इसको कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं, और एक होता है अवसादी चट्टान। यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना है ये अग्नेय चट्टान से बना है। अग्नेय चट्टान बोलते हैं बच्चों कि वे चट्टान जो मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात बनता है, जिसमें मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से और पृथ्वी की बाहर में आकर के जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसको लावा बोलते हैं। और जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसी लावा से निर्मित है। और लावा में क्या होता है? जब लाल होगा, गर्म होगा, तो इसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। कैसी, कितनी पाई जाती है? बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें आयरन होता है। और आयरन का जब ठंडा होगा ना, लोहा जब ठंडा रहता है ना, उसका कलर काला होता है। कैसा होता है? काला कलर का होता है। लेकिन इसको जब खूब गर्म करेंगे, धिपेंगे, उस समय ये लाल टाइप का होगा। तो जब ये मैग्मा रहता है ना, मैग्मा अवस्था में जब जमीन के नीचे रहता है तो पूरा का पूरा लाल रहता है। जैसे ही पृथ्वी से बाहर आता है, ठंडा होता है, तो काला हो जाता है, जम जाता है। तो ये जो जम जाता है ना काला होकर के, तो इससे किस मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो याद रखेंगे, काली मिट्टी का निर्माण होता है अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से। जब अग्नेय चट्टान रूपांतरित होगा, अपना चेहरा बदल लेगा, अपना रंग रूप बदल लेगा, अपना संरचना परिवर्तन कर लेगा, तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होगा। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपको 11th में भी पूछेगा, और जो है बिहार बोर्ड का और अदर बोर्ड का जो है बोर्ड एग्जाम में 2026 में जो आप लोग देने वाले हैं ना, बोर्ड एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन आप लोग ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। उसके बाद पूछा जाता है कि काली मिट्टी में कौन सी कृषि की जाती है, किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कपासी मिट्टी किसको कहते हैं? तो कपास का उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण इस मिट्टी को कपासी मृदा या कपासी मिट्टी बोलते हैं, या कपासी मृदा बोलते हैं। काली मिट्टी का एक अन्य नाम है, यह भी पूछा जाता है बार बार, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, मुझे याद है। रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी। ये सारे पॉइंट समझ में आया बढ़िया से? काली मिट्टी में किसका खेती होता है? कपास का, और साथ साथ में बच्चों गन्ना का भी खेती बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझ में? कहां पर है? महाराष्ट्र। यहां पर है महाराष्ट्र, तो यहां पर आपको ये हिमालय हो गया, तो यहां पर महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? यहां पर कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। प्याज का उत्पादन भी काली मिट्टी में थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो हमारा जो महाराष्ट्र में जो नासिक है ना, यहां पर प्याज आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। बात करते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है बच्चों, 2 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारा मध्य उच्च भूमि और एक है हमारा दक्कन का पठार। एक मध्य उच्च भूमि कुछ समझ में आया? ये हमारा भारत हो गया, हम नॉर्मली रूप से बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। और ये हमारा हिमालय हो गया इस प्रकार से। तो ये जो भारत है ना, इस भारत के मध्य भाग में जो पठार है ना, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। क्योंकि ये तो ऊंचा है किंतु ये मध्य भारत में स्थित है, इसलिए इसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। आई बात समझ में? दूसरा है हमारा दक्कन का पठार। ये मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, दक्कन का पठार।
ठीक, तो ये हो गया हमारा दक्कन का पठार। इसके अंतर्गत क्या आएगा, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, कर्नाटक का पठार, है ना, तो ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, दक्कन का पठार के अंतर्गत। ठीक है, आइए दोनों को विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। पहला आपका मध्य उच्च भूमि। सबसे पहले मध्य उच्च भूमि को आप लोग एक बार देख लीजिए, यह है कहां पर, तो देखिए मध्य उच्च भूमि जो है ये आपका मध्य उच्च भूमि है। ये हो गया हमारा मालवा का पठार। फिर उसके बाद ये हो गया बुंदेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। फिर ये है हमारा बघेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में है। फिर ये है हमारा छोटा नागपुर का पठार जो कि कहां पर है बच्चों, झारखंड में है। आई बात समझ में, और यही कहलाएगा मुख्य रूप से क्या, इसी को कहते हैं मध्य उच्च भूमि। क्या बोलते हैं इसको, मध्य उच्च भूमि, क्योंकि मध्य भारत में है और ऊंचा है, मैदानी क्षेत्र से ऊंचा है। आई बात समझ में। आइए अब इसके बारे में विस्तार से बात करना शुरू करते हैं। जो है ये आपका, ये जो है हमारा, ऊपर से देखते हैं एक बार बच्चों, देखिए मध्य उच्च भूमि, जो मध्य उच्च भूमि है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। ये जो मध्य उच्च भूमि है नर्मदा नदी के उत्तर में है। आइए एक बार मैं नर्मदा नदी आपको दिखाता हूं। ये आपका है नर्मदा नदी, यहां से निकलती है नर्मदा नदी। यहां पर मध्य प्रदेश में बच्चों एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, यहीं से निकलती है नर्मदा नदी और ऐसे बहती चली जाती है और जाकर के कहां गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका बोर्ड परीक्षा के लिए कि कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ये आपका नर्मदा नदी है, याद रखेंगे। दूसरा और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि भारत के मानचित्र में नर्मदा नदी को दिखाइए, तो आराम से दिखा सकते हैं ना, भारत का मानचित्र बना लेंगे और ये इस तरह से नर्मदा नदी को दिखा देंगे। तो ये हमारा नर्मदा नदी है। इस नदी के क्या है, उत्तर में है। आपको मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था बच्चों, ऊपर में उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे में दक्षिण होता है और इधर आपका, इधर क्या होता है बच्चों, इधर आपका यानी कि पूर्व होता है, ठीक है, ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पिछले क्लास नहीं करे हैं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का जो वीडियोस है वो नहीं पढ़े हैं, पहले पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें बढ़िया से समझाए हैं, यहां पर दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इसके उत्तर में है, बहुत अच्छी बात हमने समझ लिया। आगे है कि विंध्य श्रृंखला, आगे क्या कह रहा है बच्चों, आगे हमारा पॉइंट कह रहा है कि जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। वाह क्या बात है, क्या कह रहा है, जो हमारा मध्य उच्च भूमि है, जो हमारा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये मुख्य रूप से विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत, यहां पर देखिए आप, विंध्य पर्वत है ना, कहां पर गया विंध्य पर्वत, उत्तर पश्चिम में अरावली, और विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में तथा दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। तो दक्षिण में किससे घिरा हुआ है, तो इसके दक्षिण में एक पर्वत है यहां पर जिसका नाम है विंध्य पर्वत, और एक उत्तर पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, यहां पर एक पर्वतमाला है बच्चों जिसका नाम है अरावली की पहाड़ी। कौन सी, अरावली। मैं गया हुआ हूं, मैं विंध्य पर्वत भी देखा हूं और मैं अरावली भी यानी कि राजस्थान में घूम के आया हूं, तो अरावली पर्वतमाला भी देखा हूं। तो ये दोनों से घिरा हुआ है, देखिए ये ऐसे घिरा हुआ है और ये ऐसे घिरा हुआ है, इसी के बीच में है हमारा ये मध्य उच्च भूमि। आई बात समझ में। आगे है कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब कि ये नदियां यहां से निकलेगी, है ना, दक्षिण हो गया, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, इसके बीच से ऐसे नदियां निकलेगी और उत्तर किधर जाएगा, उत्तर पूर्व की तरफ। देखिए नदियां निकलती है और ये उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व किधर हो गया, उत्तर पूर्व इधर हो गया, है ना। तो ये नदियां ऐसे निकलेगी और पानियां जाएगी ऐसे करके। आई बात समझ में, यानी कि नदियां यहां से निकलेगी बच्चों, यहां से निकलेगी ऐसे करके, यहां से नदियां अलग अलग करके नदियां निकलेगी और ऐसे आएगा, है ना। सोन नदी पटना में आके मिलती है, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है ना। अलग अलग नदियां दक्षिण पश्चिमी भाग से निकल करके उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे ऐसे करके जाएगा। आई बात समझ में, और जाकर के यमुना में, गंगा में जाकर के मिल जाएगा और एक बड़ी नदी का निर्माण करेगा।
आ गई बात समझ में। आगे है मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। जो मध्य उच्च भूमि है ना, यहाँ पर देखिए मध्य उच्च भूमि क्या है बच्चों, जो हमारा मध्य उच्च भूमि है इधर आपको पश्चिम साइड में चौड़ा दिख रहा है, देखना चौड़ा कितना है, और इधर जाकर के पतला हो गया, बहुत पतला हो गया, लेकिन इधर आपको चौड़ाई ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है जबकि आपका पूरब में थोड़ा सा पतला है। ठीक, आगे है इस पठार का पूर्वी विस्तार को स्थानिक रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। यानी इस पठार को स्थानीय नाम के रूप में क्या बोला जाता है, एक तो बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार, एक बोला जाता है बघेलखंड का पठार। आगे बात करते हैं मध्य उच्च भूमि पश्चिम में, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ ठीक, आगे है हमारा कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन ये है इस पठार का पूर्वी विस्तार को स्थानिक रूप से बुंदेलखंड तथा ये बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं जो हमारा मध्य उच्च भूमि है इसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है, इसको बांटा जाता है। कौन कौन से वर्गों में बांटा जाता है, एक बांटा जाता है मालवा का पठार, हमने आपको याद करा दिया वहीं पर तो याद हो गया होगा। एक होता है मालवा का पठार, दूसरा है हमारा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा बघेलखंड का पठार, चौथा आपका छोटा नागपुर का पठार। मालवा का पठार कहां पर है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। अच्छा, बुंदेलखंड का पठार कहां पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड का पठार कहां पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार तो आपको याद ही होगा अच्छा से, वहां पर हुंड्रू का जलप्रपात है ना, वहां पर स्वर्ण रेखा नदी गिर जाती है, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर क्या। चलिए, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया होगा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा था दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। इसको एक बार बढ़िया से देखने का प्रयास करते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार रूप में है। ये कैसा है बच्चों, तो दक्कन का पठार आप अभी यहाँ पर मैप में देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो हमको ये दिख रहा है ना, ये है दक्कन का पठार। ये क्या है, ये है दक्कन का पठार। तो कैसा रूप में है, त्रिभुजाकार रूप में, जबकि ये हमारा त्रिभुजाकार रूप में पूरा पूरा नहीं है, लेकिन ये हमारा त्रिभुजाकार के रूप में है, ये हमारा हो जाएगा। आगे है बच्चों ये त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर है, और उसके साथ साथ मुख्य रूप से यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। क्या बात है, हमारे बच्चे पढ़ लिए कि नर्मदा नदी किधर जाती है, अरब सागर में जाती है, अरब सागर में जाती है, चली गई अरब सागर में। इसके उत्तर में कौन सा पर्वतमाला, इसके उत्तर में विंध्य पर्वतमाला, और इसके उत्तर में कौन सा पठार, तो ये पठार हो गया हमारा कौन सा, तो ये पठार हो गया मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जिसको सम्मिलित रूप से मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। जबकि इसी नर्मदा नदी के दक्षिण में जो पठार है इसको बोलते हैं बच्चों दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। आई बात समझ में बढ़िया से, तो इसी को उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। यानी कि जो हमारा ये पर्वतमाला, ये जो हमारा पठार है, इस पठार के उत्तर में ये नर्मदा नदी जा रही है ऐसे करके, जस्ट यहाँ पर उत्तर में आपको एक पर्वतमाला मिलेगा जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज। क्या, कौन सा बच्चों, सतपुड़ा की पहाड़ी। आई बात समझ में, ये सतपुड़ा की पहाड़ी एक बार बढ़िया से देखो, कैसे देखो, एक बार यहाँ पर मानचित्र में बना रहा हूँ रफ करके, और बढ़िया से देखने का प्रयास करो। थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया हमारा हिमालय, मैं छोटा ऐसे ही बना रहा हूँ, ये हिमालय हो गया। यहाँ पर आपको हमने बताया एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्य पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, ये पर्वत हो गया, ठीक है। और एक पर्वत यहाँ पर राजस्थान में है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। इसी के बीच में कौन सा पठार, कौन सा ये है, तो इसी के बीच में है आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, जिसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, है ना, ऐसे बोल दिया हम लोग हिंदी में, मध्य उच्च भूमि। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नदी चलती है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है बच्चों नर्मदा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, सतपुड़ा। कौन सी पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा। तो इसी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है हमारा कौन सा बच्चों, पठार, तो इसके दक्षिण में है हमारा दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार।
आई बात समझ में? तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है। और साथ साथ में ये जो दक्कन का पठार है ना, ऊपर साइड में चौड़ा है, देखिए यहाँ पर चौड़ा ज्यादा है और यहाँ पर आपका ऐसे हो गया, तो चौड़ाई नीचे नीचे कम हो गया है, ऊपर की तरफ चौड़ाई ज्यादा है। और उसके उत्तर में सतपुरा की श्रेणी है, सतपुरा की श्रेणी है। आई बात समझ में? चलो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे है बच्चों, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। दक्कन का पठार कैसा है? तो दक्कन का जो पठार है, इस पठार का ढाल इधर किधर, पश्चिम साइड में, इस पठार का ढाल पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है, पूर्व में कम है। यानी कि ये पठार ऐसे करके है ना, तो आपको इधर ज्यादा ढाल मिलेगा, इधर ऊंचाई अधिक मिलेगी, इधर क्या मिलेगा, ऊंचाई अधिक मिलेगी, ठीक है, और इधर कम ऊंचाई। तो नदियां किधर से किधर जाएगी, है ना? तो आप लोग पढ़े होंगे, नदियां उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जाती है। तो नदियां किधर जाएगी, यहां से निकलेगी और ऐसे चले जाएगा, है ना? कौन कौन सी नदियां जाएगी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदा, है ना? महानंदा तो ऊपर में हो जाएगा, लेकिन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां आपका इधर जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके सारा चीज हम लोग इसके बारे में। पश्चिमी ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय में कार्बी एंगलोंग का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बी एंगलोंग का पठार, जहां पर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी है। और वहां पर है दो क्षेत्र, एक है चेरापूंजी और एक है मानसिन राम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम, कभी मानसिन राम, कभी चेरापूंजी, कभी चेरापूंजी, कभी मानसिन राम, क्योंकि दोनों बगल में सटा हुआ शहर है, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर बादल फट जाते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो है बाढ़ बहुत अधिक होती है। यानी कि ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा मुख्य रूप से क्या हो गया बच्चों, दक्कन का पठार हो गया। इसी दक्कन का पठार का विस्तार आगे हुआ है और ये चला गया है कहां पर, ये चला गया है मेघालय में। और मेघालय में जाकर के मेघालय का पठार, या इसको कार्बी एंगलोंग का पठार के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी है? 3। एक है हमारा गारो, दूसरा हमारा खासी और तीसरा हमारा जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये आदिवासी और घुमंतु लोग रहते हैं यहाँ पर, इसी के नाम पर इस पहाड़ का नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। आई बात समझ में? तथा उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी श्रेणी को उत्तर कचार पहाड़ी के श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग होती है। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ बीच में क्या है ना, एक खाई है, एक भ्रंश है, एक घाटी है। दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग जो जाते हैं घूमने के लिए, ये तो क्या ऐसा है, ये पर्वतीय क्षेत्र और साथ साथ में घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, एक पूरा का पूरा घाटी वाला क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से मेघालय के पठार को अलग करता है छोटा नागपुर के पठार से। आई बात समझ में? आगे हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला है यहाँ पर मेघालय में, गारो, खासी एवं जयंतिया, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है गारो, खासी, जयंतिया, जहां पर मानसिन राम और चेरापूंजी स्थित है। आगे बात करते हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित पठार को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित करते हैं? हमने पढ़ा मध्य उच्च भूमि, हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 भागों में बांटा। एक हमने बांटा बच्चों, एक हमने बांटा मध्य उच्च भूमि, दूसरा हमने कहा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि को 4 भागों में बांटा, एक मालवा का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मघेलखंड पठार, चौथा हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसी प्रकार से जो हमारा दक्कन का पठार है, इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? कार्बी एंगलोंग का पठार। कहां पर है कार्बी एंगलोंग का पठार? मेघालय में चला गया है। कहां चला गया है? मेघालय में। फिर उसके बाद है उत्तर कचार पहाड़ी, ये मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दोनों में सम्मिलित रूप से है। गारो, खासी, जयंतिया, ये आपका इसी में आएगा। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्कन ट्रैप, ये ट्रैक नहीं है, ट्रैप, दक्कन ट्रैप,
ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे, किसमें, हमारा दक्कन का पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट सबसे महत्वपूर्ण है और दक्कन ट्रेप सबसे महत्वपूर्ण है, इन सबको बढ़िया से पढ़ेंगे। ये सारे आपके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा छोटी आपको मोटा मोटी याद रखना है कि कार्बी एंगलोंग का पठार मेघालय में है। मेघालय में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। अच्छा, लोकटक झील मेघालय में नहीं है, मणिपुर में। कौन सा, कहां पर है बच्चों, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सा झील, लोकटक झील, याद रहेगा, लोकटक झील। ठीक है, उसके बाद आपको उत्तर कचार पहाड़ी, ये भी आपको उधर ही है, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में और मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, ध्यान रखेंगे, ये गारो खासी जो जयंतियां हैं, गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको इसमें क्या हो बच्चों, 2 शहर दिखेंगे, एक मानसिनराम, 2 स्थान, एक मानसिनराम और एक चेरापूंजी। यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दक्कन ट्रैप ये महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, सारा चीज बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। 11th क्लास पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री चलने वाला है। अगर थोड़ा आपको पीडीएफ चाहिए तो 399 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, नहीं तो आप लोग सीधा सीधा यहीं से आप लोग कंटेंट को, यहीं से आप लोग नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है तो। लेकिन जब दिसंबर जनवरी में आपका जब सफलता बैच शुरू होगा 2026 के लिए, उसको आप लोग को ज्वाइन कर जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा पश्चिमी घाट। ये हमारा भारत है बच्चों, और इस भारत के ये वाला भाग हो गया पश्चिमी। तो यहां पर आपको ना एक पहाड़ी दिखता है, इसी को बोलते हैं पश्चिमी घाट, और उस पहाड़ी को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पर्वत, सह्याद्री। आया बात समझ में। एक तो था हिमाद्री, हिमाद्री कहां पर था, वो था हमारा आंतरिक हिमालय, जिसको महान या फिर ग्रेट हिमालय कहते हैं। और ये सह्याद्री पर्वत, ये दक्षिण भारत की पर्वत है। आई बात समझ में। तो यहां पर आपको देखेगा ये सह्याद्री पर्वत या फिर जो पश्चिमी घाट है, ये आपका कहां से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तक जाती है। ठीक है, और ये छोटा कटा हुआ है, कैसा हुआ, कैसा है, थोड़ा सा ये टूटा हुआ है, कटा हुआ है। किस प्रकार से है कटा हुआ, इस प्रकार से, ऐसे करके यहां पर इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे करके कटा हुआ है ना। सबसे नीचे में है आपका इलायची की पहाड़ी, जिसको कार्डेमम की पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मसाले की उत्पादन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मसालों का राज्य। कौन है मसालों का राज्य, केरल। मसालों वाली पहाड़ी कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। आई बात समझ में। इसको बोलते हैं बच्चों ये सह्याद्री। बात करते हैं पश्चिमी घाट भारत का एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है, जो कहां से, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला हुआ है। नॉर्मली रूप से यहां पर आपको मैदान दिखेगा, कच्छ और खंबात की खाड़ी। तो ये शुरू होगा आपका महाराष्ट्र से और जाएगा कहां तक, केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु तक भी जाती है। ये क्षेत्र जैव विविधता मतलब इस क्षेत्र में ना बहुत नए नए किस्म के जानवर देखने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया किस्म का, अलग अलग क्वालिटी का बंदर दिखेगा आपको। ठीक है, देखने के लिए गए हम, मैं जो है ना महाराष्ट्र गया था एक बार 2022 में, तब देखे थे एकदम बंदरों का नया नया कैटेगरी दिखेगा आपको, है ना। उन लोग का अलग अलग भोज चलता है, बढ़िया किस्म का। खाएं बंदरों का भोज कभी इनवाइट करेगा ना, मारेगा चापट मारेगा गाल पर। ठीक है तो ये हमारा, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसे किसके द्वारा, यूनेस्को बच्चों, एक संस्था है हमारा यूनेस्को। ये क्या करता है, तो मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें होती है, ये या कोई खास इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, उसको इस सूची में डाल देता है। ये अपना एक सूची बनाया हुआ रखा है, एक लिस्ट बना के रखा है। इसमें ताजमहल को शामिल किया गया है, इसमें भारत के लाल किला को, कुतुब मीनार को, या फिर मतलब जो भी चीजें हैं ना विश्व विरासत वाली, जो प्रसिद्ध स्थल होते हैं और जो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम्पी नगर को रखा गया है ना, हम्पी का। तो ये सब चीज इसमें शामिल किया जाता है। तो इसी प्रकार से पश्चिमी घाट में जो जैव विविधता बहुत ज्यादा है, तो इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। पश्चिमी घाट कई नदियों का स्रोत है। पश्चिमी घाट, इस घाट से कई नदियां निकलती है। ठीक है, इस घाट से कई नदियां निकल करके ऐसे जाती है। ठीक है, ये निकलती है ऐसे करके, यहाँ पर आपका ये एक आपका महाराष्ट्र साइड में आपको ऐसे करके दिखेगा, 1 सेकंड। यहां पर आपको निकलती है कौन सी नदी, तो यहां से निकलती है आपका गोदावरी नदी। ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र
यहाँ पर आपको निकलती है कृष्णा नदी, है ना। मैं कृष्णा नदी देख करके आया हूँ, वहाँ पर बहुत मतलब कैसा नदी है ये, पर्वतों के बीच से लग जाती है, यानी कि पठारों के बीच से जाती है ना। और इस नदी में जो बाढ़ आता है ना, जल्दी से मिट्टी को काट के नहीं लेके जा पाता। क्यों? क्योंकि पठारी क्षेत्र है ना, पर्वतीय, पूरा का पूरा पत्थर वाला क्षेत्र है, तो काट नहीं पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कावेरी नदी, है ना, तो हो गया गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, है ना, ये सब नदियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अनाईमुडी चोटी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ध्यान दीजिए बच्चों, अन्नामलाई पर्वत कहां पर है? अन्नामलाई पर्वत। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट में ना, ये पश्चिमी घाट में आपको यहाँ पर एक पर्वत दिखेगा जिसका नाम है अन्नामलाई, और इसमें एक चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, उसी प्रकार से जो हमारा अनाईमुडी है ना, अनाईमुडी, ये आपका भाषा ही है वहां का, क्या, कन्नड़ वाला भाषा, अनाईमुडी। तो ये अनाईमुडी जो है सर्वोच्च चोटी है किसका? अन्नामलाई पर्वत का। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, किसमें स्थित है? अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। किसकी सर्वोच्च चोटी? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। आई बात समझ में? आगे है हमारा पश्चिमी घाट पर उपस्थित महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। ये हो गया छोटी, यानी कि इसको लिखेंगे चोटी, है ना, शीर्ष से। तो यहां से कृष्णा नदी निकलती है, यानी कि ये हमारा भारत हो गया। यहां पर महाराष्ट्र में आपका एक चोटी है, कौन सा? पश्चिमी घाट में उपस्थित महाबलेश्वर चोटी। उस महाबलेश्वर से नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। पश्चिमी घाट पर उपस्थित कार्डेमम की पहाड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ये श्रेणी स्थित है, इसे ये मुख्य रूप से इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? केरल में है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का राज्य कहा जाता है, स्टेट ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है इसको। आई बात समझ में? सबसे पहले मसाला का व्यापार करने के लिए आया था, कहां से? पुर्तगाल से आए थे। कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498 में। और आकर के भारत को लूटा, इस सोने की चिड़िया को उजाड़ा, है ना। उसने अकेला तो नहीं, अंग्रेज पट्टों ने मिलकर के लूटा हमें, क्या बढ़िया से। आगे बात करते हैं अब हम लोग। नीलगिरी श्रेणी पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना, यहां पर एक श्रेणी है बच्चों, नीलगिरी। कौन सी श्रेणी? नीलगिरी। तो ये नीलगिरी ना ऐसे जाती है, ठीक है, इस पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। ये हो गया पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है कौन? नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन? डोडा बेटा। तो डोडा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी पर्वत की। नीलगिरी जो श्रेणी है, इसकी सबसे उच्च चोटी है डोडा बेटा, ठीक है। यहाँ का खाना पीना भी अलग है, इडली डोसा, डोडा बेटा, अन्नामलाई, नल्ला मलाई, है ना, अनाईमुडी। क्या अच्छा लग रहा है सुनने में? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे उच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। कौन हो गया पहला नंबर में? पहला नंबर में हो जाएगा हमारा अनाईमुडी, हमने आपको बताया आपको अनाईमुडी। और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? डोडा बेटा। कौन हो जाएगा? डोडा बेटा, है ना। चलो आगे है पूर्वी घाट। अब हम लोग पूर्वी घाट के बारे में अध्ययन करते हैं। ये है हमारा पूर्वी घाट। ये क्या हो गया हमारा? पूर्वी घाट। चलिए तो पूर्वी घाट के बारे में बढ़िया से बात करते हैं। पूर्वी घाट क्या कह रहा है बच्चों? पूर्वी घाट भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ये कहां पर स्थित है? दक्षिण भारत में, है ना। ये हमारा कौन सा भारत हुआ? दक्षिण भारत में स्थित ये हमारा एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक। आगे है जो कहां से शुरू होती है? उड़ीसा से शुरू होती है। ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कहां पर है? भुवनेश्वर। याद रखेंगे, भारत के 28 राजधानी याद कर लेना। एक आपको कैपिटल पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है सिक्किम की राजधानी कहां है? गंगटोक। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। झारखंड की राजधानी कहां है? रांची। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 12वीं क्लास में जाओगे ना, अभी से पढ़ना शुरू करो, ये सारा चीज पढ़ो बढ़िया से, यहाँ पर कंसेप्ट समझ के रखोगे, और जब पढ़ोगे 12th क्लास में मेरे से मजा आ जाएगा, आपको अलग अलग तरह का मजा आएगा, ठीक है। ये तमिलनाडु तक फैली है। कहां से कहां तक? ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु, यहाँ पर दक्षिण में हमारा तमिलनाडु तक, ठीक। यह क्षेत्र कम ऊंचा है। यह क्षेत्र कैसा है? यह कम ऊंचा है, ये ज्यादा ऊंचा था। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है और ये कम ऊंचा है, ध्यान रखेंगे। यहाँ की भूमि अधिकांश पठारी है। कैसा भूमि है? पठारी है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है।
पूर्वी घाट जैव विविधता, वन्य जीव और जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि एक तो यहाँ पर आपको नए नए किस्म के नए नए प्रजाति के जानवर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे झील देखने को मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर चिल्का झील दिखेगा, कहाँ पर, उड़ीसा में आपको चिल्का झील दिखेगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपको पुलिकट झील दिखेगा। कौन सा झील, पुलिकट झील, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा पानी का झील देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलेगा, बहुत सारी नदियां ऐसी जा रही है, तो यहाँ पर नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है ना। तो ये सारा चीज है। आगे बात करते हैं पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार है। कौन कौन सी श्रेणियां इसमें है, महेंद्रगिरी की श्रेणी, नल्ला मलाई की श्रेणी, वैली कोंडा, पाल कोंडा, जावेदी की श्रेणी, शेवराय की श्रेणी। आई बात समझ में, कौन कौन है इस पर, ऐसे करके है, यहां से शुरू होता है ऐसे करके, टूटा हुआ है ना, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो नदियां जा रही है ना, नदियां इसको काट देता है। ऐसे एक नदी गई ऐसे करके, ये नदी काट दिया, है ना, तो पहाड़ को काट दिया ये नदियां, ठीक है, इसलिए ये टूट गया है। तो इसलिए इसका नाम अलग अलग है। एक का क्या है, महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी हो गया, फिर उसके बाद नल्ला मलाई, फिर आपका वेलीकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर आपका शेवराय की पहाड़ी, फिर जावेदी की पहाड़ी भी बीच में आती है, जावेदी, है ना। तो ये सारे पहाड़ी आते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, दक्कन ट्रैप किसको बोलते हैं, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ट्रैप किसको बोलते हैं बच्चों, ट्रैप बोलते हैं जीना को, सीरी को बोलते हैं ट्रैप। यानी कि मान लीजिए बच्चों, ऐसे करके होता है ना, कैसे होता है जीना, इस प्रकार से होता है, जीना 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 रे हुआ गुलाल, मैं तेरी चूनर लहराए, क्या तो इस प्रकार से। तो क्या हुआ बच्चों कि जब इस क्षेत्र में ना ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था ना, तो पूरा का पूरा जमीन के नीचे से मैग्मा बाहर आ गया, और बाहर आके जब जमता है तो कैसे जमेगा, तो कैसे जमता है, ऐसे मान लीजिए निकला पूरा का पूरा मैग्मा, फिर निकलने के बाद ये धीरे धीरे फैल गया, और फैल करके ना थोड़ा सीढ़ीनुमा टाइप का बना दिया, सीढ़ीनुमा टाइप का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रैप, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जब टूटा तो इसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, आपको मैंने बताया कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये है हमारा दक्कन का ट्रैप, ये काली मिट्टी का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पाई जाने वाली क्या है, काली मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसको क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है ज्वालामुखी से हुई है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई है। इसलिए इसके जो चट्टान है, शैल मतलब क्या होता है, चट्टान, इसके जो भी चट्टान है ये आग्नेय चट्टान है। यानी कि इसका निर्माण किससे हुआ है, आग्नेय चट्टानों से बना है। लेकिन आग्नेय चट्टान स्टार्टिंग टाइम पीरियड में था, जब ये ठंडा हो गया, फिर नया भूकंप आया, सुनामी आया बार बार, तो ये टूट गया, और टूट करके रूपांतरित चट्टान में बदल गया। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, टूटा फूटा, और जिससे किसका निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मृदा का निर्माण हुआ। आगे बात करते हैं, काली मृदा को रेगुर मृदा या फिर कपासी मृदा के नाम से जाने जाते हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछेगा। आई बात समझ में, पढ़ रहे हो 11th क्लास का, 12th में क्वेश्चन पूछेगा, और आना है, ऐसा नहीं है, गारंटी दे रहा हूं, क्वेश्चन पूछेगा वहां पर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल पहले किसको बोलते हैं बच्चों, जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, जहां पर किसी प्रकार की हरियाली नहीं होती है, जहां पर सही तरीके से खेती नहीं हो सकती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कटीली झाड़ियां मिलती है, उसको बोलते हैं क्या, मरुस्थल। जहां पर पूरा का पूरा बालू का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मरुस्थल। या फिर नॉर्मली रूप से कोई डेफिनेशन पूछे ना, नहीं ऐसे कैसे बता दूं, थोड़ा सा बढ़िया से बताओ, डिफाइन करो इसको। तो जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, तो इसको बोलते हैं मरुस्थल। आया समझ में, यानी जो वर्षा होती है ना, इसको मापा जाता है किसमें, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। जैसे आप लोग दूध लेते हैं लीटर में, जैसे आप लोग आलू खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम में, उसी प्रकार से जो वर्षा होती है ना, उसको मापा जाता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में।
तो मरुस्थल एक कैसा क्षेत्र होता है? शुष्क क्षेत्र होता है। यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है, शुष्क होता है, यहाँ की हवा शुष्क होती है और साथ साथ में ये सूखा होता है, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती है, पानी की मात्रा बहुत कमी होती है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और वनस्पति बहुत कम मिलते हैं। आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बालू ही बालू दिख रहे हैं क्या? तो ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर क्या चलता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। किसको? ऊंट को, है ना। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट का कहा जाता है ना। मैं जब गया था राजस्थान तो जाकर के एकदम अच्छा खासा देखा था ऊंटों को। ठीक है, आप भी जाना, बढ़िया से घूम के आना, है ना। राजस्थान जाओगे ना, वहां पर आपको हवा महल देखने को मिलेगा, जंतर मंतर देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा किला देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, ये क्षेत्र रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। जैसे कि थार का रेगिस्तान कहां पर है? भारत में है। भारत में कहां पर है? राजस्थान वाला क्षेत्र में। ठीक है, मरुस्थल, इसमें बालू के टीले और कड़ी धूप विशेषताएं होती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज खतरनाक धूप होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अरावली, जो हमारा अरावली पर्वतमाला है बच्चों, जो हमारा अरावली पर्वतमाला है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का क्या है? मरुस्थल है। ये हमारा है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? ये हमारा है अरावली पर्वतमाला। तो ये अरावली पर्वतमाला हो गया हमारा। और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये क्या हो गया? पश्चिम। तो इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी छोर पर क्या स्थित है? ये हमारा हो गया थार का मरुस्थल। ये पंजाब में भी स्थित है। ठीक है, इसको बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल स्थित है, ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। बालू का टिब्बा मतलब अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से बालू के छोटे छोटे पहाड़ी के रूप में बन जाते हैं ना। हवा आई और बालू को उड़ा के लाया और कहीं पर लाके जमा कर दिया, तो इस प्रकार से छोटे छोटे पहाड़ी के रूप में बन जाता है, जिसको बालू टिब्बा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत का जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, बहुत कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति आपको बहुत कम दिखेगा। वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियां दिखती है। अच्छा बताना बच्चों, आप लोग एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर कांटे वाले पौधे क्यों पाए जाते हैं, पत्ती वाले पौधे क्यों नहीं पाए जाते? ये क्वेश्चन का आंसर करना और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हो। अपना अपना जिला का नाम जरूर बता देना। ठीक है, चलो, वर्षा ऋतु, उसके बाद जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है ना। क्या है बच्चों, यहाँ पर जो नदियां है ना इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो नदियां तो थोड़ा बहुत है लेकिन उसको पानी ही नहीं मिल पाता है। जब पानी नहीं मिल पाता है तो मुख्य रूप से क्या है, ये सूख जाता है ना। ये जो है अरब सागर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर अरब सागर है ना, अरब सागर तक पहुंच नहीं पाता है, बीच में ही खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है नदियां। एकमात्र सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की, जिसको बोलते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, थार मरुस्थल वाले क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। आई बात समझ में? आई थिंक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत थार मरुस्थल कहां पर है। 12th क्लास में जब बोर्ड एग्जाम देंगे ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जल्दी से, तो थार मरुस्थल कहां पाया जाता है? कहां पर है? राजस्थान में है। या फिर भारतीय मरुस्थल को कि क्या नाम है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, पूछा जाता है। सहारा का मरुस्थल, सहारा, या फिर सिंध, इस प्रकार से नाम दे देगा, तो याद रखना थार मरुस्थल। आई बात समझ में? रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अब बात करते हैं तटीय मैदान के बारे में। किसके बारे में? तटीय मैदान के बारे में। यानी कि ये हमारा, एक तो हमने पढ़ा ऐसे करके, एक तो हमने पढ़ा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, है ना, ऐसे पढ़ा। अब एक क्या है बच्चों? तटीय मैदान। ये जो है ना आपको मैदान के टाइप में दिख रहा है ना, ये है तटीय मैदान। इसको बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, इसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। यानी कि जो हमारा पूर्व साइड में है तो पूर्वी तटीय मैदान, जो पश्चिम है तो पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर संकीर्ण यानी कि पतला, संकीर्ण किसको बोलते हैं? पतला, पतला क्या है? एक तटीय पट्टी के रूप में फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से दो भाग, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान के रूप में विस्तृत है, फैला हुआ है। बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिमी तटीय मैदान, इसका विस्तार कहां से? गुजरात के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक मिलता है। कहां तक मिलता है? ये हमारा भारत हो गया और यहां पर ये गुजरात हो गया, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक। ये जो हमारा मैदान है, ये कौन सा मैदान है? पश्चिमी तटीय मैदान।
आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का जो भाग गुजरात में स्थित है उसको काठियावाड़ तट के नाम से या फिर सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको कच्छ का मैदान, कच्छ का तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मैदान आपको यहाँ पर गुजरात में दिख रहा है बच्चों, ये हमारा भारत का नक्शा है, याद है ना सब किसी को? मैं भारत ऐसे ही बना रहा हूँ रफ में, है ना, ये हिमालय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना गुजरात में यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कच्छ का तट, या फिर इसको बोलते हैं सौराष्ट्र का तट, या फिर इसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट। आई बात समझ में? फिर उसके बाद यहाँ पर गुजरात से लेकर कहाँ तक? महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक? गोवा तक चला जाएगा। कहां तक? महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के जो मैदान होगा ना, तट का मैदान, उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? कोंकण तट। तो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक, ये हो गया गोवा, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी, है ना। गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, निम्न क्षेत्रफल वाला कौन सा भारत का राज्य है? वो गोवा है। आई बात समझ में? तो महाराष्ट्र ये हो गया और ये हो गया गोवा। इसके बीच का जो क्षेत्र है, इस तटीय मैदान को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या? कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण। गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर, केरल में स्थित है न्यू मंगलोर, तो गोवा से लेकर कहां तक? गोवा से यहां पर आपका न्यू मंगलोर तक, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कन्नड़ तट के नाम से। कन्नड़ एक भाषा है जो कि कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है। कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में जो उपस्थित है, ये हो गया न्यू मंगलोर। यहां से न्यू मंगलोर से लेकर के कहां तक? कन्याकुमारी तक। इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? मालाबार तट। याद है सब किसी को? अब बता देंगे सबको, ये अच्छा है। कैसे बताएंगे? सबसे ऊपर में कौन सा तट? बताइए जल्दी से। यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ पर आपका काठियावाड़ का तट। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा तट का मैदान? कौन सा? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा बच्चों? कोंकण तट। ये हो जाएगा कोंकण तट। फिर यहाँ से लेकर के कोंकण तट से फिर यहाँ तक न्यू मंगलोर तक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कन्नड़ तट। फिर यहाँ से आगे कन्याकुमारी तक क्या हो जाएगा? मालाबार तट। तो कितने हो गए? 4 हो गए। याद रखेंगे चारों को। कौन कौन सा? काठियावाड़ का तट, उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट, उसके बाद आपका मालाबार तट। याद हो गया? चलो अब बात करते हैं, हो गया सारा कुछ, आगे बात करते हैं। मालाबार तक हो गया। इस तट पर सर्वाधिक नारियल के वृक्ष मिलते हैं। आपको नारियल के वृक्ष बहुत ज्यादा, आप अगर बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, अगर नारियल पानी पीना चाहते हैं, कितना लगेगा आपको? 100 रुपया लगेगा एक डब का, है ना, या एक नारियल का, या फिर 50 रुपया 70 रुपया इतना करके। और वहां पर आपको नारियल कितना में? 10 रुपया 20 रुपया में मिलता है ना। पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, फ्री में भी दे देता है। ऐसा है वहां पर क्या है बच्चों? खाली नारियल ही नारियल दिखेगा, नारियल का पेड़ ही दिखेगा पूरा का पूरा। मिट्टी ही वैसी है ना वहां की, तो वहां पर नारियल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसी तट से भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश होता है। मानसून जो बारिश आती है भारत में, ये मानसून ऐसे आता है, प्रवेश करता है ना। तो ये इसी मालाबार तट से होकर के और ये कन्नड़ तट होते हुए यहाँ पर प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्षा कराती है। बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में जो है मई जून में ही वर्षा हो जाती है और बाढ़ आ जाता है। अभी केरल डूबा हुआ है ना, वायनाड में, जहां से राहुल गांधी क्या है, लोकसभा का नेता है, वहां पर बहुत खतरनाक बाढ़ आया हुआ है ना। तो इससे पहले ही शुरू हो जाता है यहाँ पर बारिश होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी आ जाता है बारिश। यानी कि कैसे होगा बच्चों बारिश कैसे होती है? ऐसे बारिश होती है। ये हमारा पहाड़ हो गया, इधर से ठंडी हवाएं आ रही है, ठंडी हवाएं आई, यहाँ पर टकराएगा और टकरा करके वापस ऊपर जाएगा और फिर जाकर के टकरा के बादल का निर्माण करेगा और बारिश हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका कंसेप्ट पढ़ाएंगे 11वीं क्लास में, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मानसून का विस्फोट बोलते हैं। आगे हमारा पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा मैदान? पूर्वी तटीय मैदान। हमारा पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, अच्छी तरह से माइंड में बैठ गया सब किसी को। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक कौन सा? काठियावाड़। फिर महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कौन सा? कोंकण। फिर गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक कौन सा? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? बताइए जल्दी से, कन्नड़। और फिर वहां पर आपका न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा मालाबार तट। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान मतलब ये हमारा भारत होगा। तो ये जो मैदान है ना, ये इसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। तो ये कहां से कहां तक? उड़ीसा से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? तमिलनाडु तक जाएगा। बात करते हैं इसका विस्तार हुगली नदी। हुगली नदी कहां पर है? कोलकाता में है।
उड़ीसा से भी ऊपर, कोलकाता से शुरू होगा, पश्चिम बंगाल से शुरू होगी और कहां तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएगा। इसकी औसत चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज्यादा है, याद रखेंगे। जो हमारा ये जो मैदान है, इस मैदान की तुलना में ये वाला जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा चौड़ी पट्टी है, याद रखेंगे। तो ये पतला है, ये ज्यादा चौड़ा है। आगे बात करते हैं, हुगली नदी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। कौन सा सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। मतलब कि क्या हुआ, जो हमारा ये कहां से, हुगली नदी है, हुगली नदी जो है हमारा कोलकाता साइड में, यहाँ पर आपका, यहाँ से लेकर के कृष्णा नदी तक, यहाँ कृष्णा नदी आपका है ना, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, इस तटीय मैदान को क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार। क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी सरकार। ये हो गया। और जो यहां से फिर लेकर के कन्याकुमारी तक है ना, यानी कि कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। आई बात समझ में। तो इधर हो गए 4, उधर हो गए 2, कितने हो गए 6। याद रहेगा सब किसी को। ऊपर से याद करेंगे गुजरात से लेकर के, तो काठियावाड़ का तट, उसके बाद कोंकण तट, कंकड़ तट, कन्नड़ तट, उसके बाद मालाबार तट। और इधर आपका पूर्वी में 2 हो जाएगा। कौन कौन सा पूर्वी में 2 हो जाएगा आपका, तो एक हो जाएगा हमारा उत्तरी सरकार, एक हो जाएगा कोरोमंडल तट। बढ़िया से याद हो गया सब किसी को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसको कोरोमंडल, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में, द्वीप समूह के बारे में। तो भारत में मुख्य रूप से 2 प्रमुख आपका द्वीप समूह है। एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एक है आपका लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। तो दोनों द्वीप समूह के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो हमारा हिंद महासागर में स्थित भारत के 608 द्वीप हैं। टोटल कितने, 608। उसमें से बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों के समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। यानी कि बच्चों ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये है हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर के अंतर्गत ही किसको लाया जाता है, जो हमारा बंगाल की खाड़ी है ना, ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है, हिंद महासागर का, बंगाल की खाड़ी। और ये जो अरब सागर है ये भी किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो कह रहा है कि टोटल जो है प्रमुख रूप से कितने, टोटल प्रमुख रूप से 608 द्वीप है। और 608 में से जो 572 द्वीप है ना, वो 572 द्वीप आपको यहाँ पर दिखेगा बंगाल की खाड़ी में। और जो किस नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रमुख रूप से आपका किस नाम से बच्चों, तो ये हमारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से प्रसिद्ध है ना। और ये जो है हमारा यहाँ पर जो हमारा 36 गो द्वीप है, ये हमारा लक्षद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में याद रखना है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका प्रशासनिक मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर, याद रखेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पर आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पहला चैप्टर में पढ़ा दिए, अगर याद नहीं है तो पिटाई लगेगी। क्या याद रखो अच्छा से, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बच्चों कितने द्वीपों की संख्या है, द्वीपों की संख्या कितनी है, 572, याद रखेंगे। चौथा पॉइंट, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का बार बार विस्फोट हो रहा है। और वो किस द्वीप में स्थित है, बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप, बैरन द्वीप, जो कि निकोबार में आता है, ठीक है, बैरन द्वीप। ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लोकेशन देख लो आप लोग, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हमारा अरब सागर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों लक्षद्वीप, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कवारत्ती। एक एक करके देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 572। बंगाल की खाड़ी में निकली हुई हिमालय की श्रेणियां है। ये क्या है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर जो है ये किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा हिमालय है ना, ऐसे आया है ना हिमालय, ऐसे चला गया है।
और यहाँ पर जाके पानी में डूब गया है और कुछ कुछ द्वीप निकल गया है, पानी में बाहर निकल गया है। तो यही है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 12th क्लास में, ठीक है। तो अभी से याद कर लो, आसान हो जाएगा आपके लिए 12th में। 450 प्लस नंबर लाना, आप लोग को डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार को अलग करता है। ये हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान हो गया और ये हो गया निकोबार। इसके बीच में एक चैनल जाती है, पानी का हिस्सा है। चैनल किसको बोलते हैं? पानी के बड़े बड़े भाग को बोलते हैं चैनल। तो एक चैनल जाती है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है निकोबार को और अंडमान को अलग करती है। आगे है हमारा सैडल पीक। सैडल पीक यानी कि एक चोटी है बच्चों, जैसे माउंट एवरेस्ट है उसी प्रकार से ये हमारा सैडल पीक। ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। कौन सी पीक? सैडल पीक। अगर आपको पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं और चीन में क्या बोलते हैं? चेमो लुंगमो बोलते हैं। पढ़ाया है ना सब किसी को। इसी प्रकार से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी, है ना। और दूसरा सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का डोडा बेटा, अभी पढ़ा है आपको, है ना, डोडा बेटा। चलो याद कर लिए होंगे आप लोग। अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक जेल है जहां पर भारतीय जो हमारे क्रांतिकारी होते थे ना, तो उनको जेल में बंद करके रखा जाता था। बड़े बड़े जो क्रांतिकारी होते थे उसको जेल में रखा जाता था और उस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल, जिसको काला पानी का जेल के नाम से जाना जाता है। काला पानी, कोई काला पानी में डुबाया नहीं जाता था, बल्कि कैसा था बच्चों? ऐसा था कि मतलब भागने का कोई बात ही नहीं। भागने का क्यों बात नहीं? क्योंकि ये जो हमारा भारत है ना, और हमारा यहाँ पर ये जेल है। अब इस जेल से अगर कोई भागेगा तो किधर जाएगा? उसके पास पानी जहाज नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, वायुयान नहीं है, ये जाएगा कहां पर? यहाँ तो पूरा का पूरा पानी है, पूरा का पूरा पानी है, कैसे आएंगे? तो बोलेंगे काला पानी, यानी कि चला गया, अब उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं उसको। काला पानी की सजा, काला पानी का जेल कहां पर है? ये सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। आगे हमारा बैरन द्वीप भारत का एकलौता एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह में, है ना। ये अंडमान हो गया, ऊपर वाला भाग को अंडमान और नीचे वाला भाग को निकोबार बोलते हैं। तो निकोबार में है हमारा कौन सा? बैरन द्वीप। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे निकोबार में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहां पर है? ध्यान रखेंगे, ये लक्षद्वीप हमारा केरल से जस्ट निकट अरब सागर में स्थित है। ये हमारा है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये कितने द्वीपों से बना है? 36 गो द्वीपों से बना है। ये कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ये कैसे बना है? परवाल से बना है। जबकि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे बना है? हिमालय पर्वतमाला से बना है। ये किससे बना है? परवाल से बना है। परवाल मतलब एक प्रकार का जीव जंतु होता है बच्चों, छोटा छोटा, और ये जंतु क्या करता है? अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है। कैल्शियम कार्बोनेट पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं सर, 10th क्लास में तो खूब पूछता है मैट्रिक में। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। भखड़ा या फिर चाक का या फिर मार्बल का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या खूब पढ़े होंगे, बढ़िया से रटे होंगे अच्छा से। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है अपने शरीर से, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? बहुत खतरनाक चट्टान के जैसा होता है। तो ये जमा हो जाता है, ये जब जंतु निकालता है तो जमा हो गया, फिर जमा हो गया, फिर जमा हो गया, इस प्रकार से जमा होते 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 एक बड़ा सा चट्टान का रूप ले लेता है, और ये हमारा क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है, और इसमें लोग निवास कर लेते हैं। उसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ है परवाल भित्तियों से, ठीक। पहले इन्हें लकादीव, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका नाम पहले क्या था? आजादी से पहले इसका नाम था लकादीव, एमिनी, मिनिकॉय, ये सारे इनके नाम थे। बाद में चल करके 1974 में इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया। कवारत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसकी राजधानी कहां है? कवारत्ती। आई बात समझ में? आगे है बच्चों हमारा लक्षद्वीप भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। ओह क्या बात है, ये क्वेश्चन आपको 2026 में पूछने वाला है। जो भी 11th क्लास में इस बार पढ़ रहे हैं उसको ये क्वेश्चन आने वाला। अब बताइए ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार 11th क्लास को बढ़िया से पढ़ लो
और 12th क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा आपको क्या करना है, बैच ले लेना है ना। हम लोग जो सफलता बैच लेके आते हैं दिसंबर जनवरी में, वो सफलता बैच ज्वाइन कर लेनी है। सारी चीजें आपको वहां पर बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो अब ये हमारा हो गया हमारा बच्चों द एंड, यानी कि चैप्टर हो गया फिनिश, दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव को जल्दी ही देखने वाले हैं। ठीक है, फिर जैसे ही कंप्लीट होगा तीसरा चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर देंगे। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आप लोग तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तनु क्लासेस ऐप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेंगे और PDF के लिए वहां पर थोड़ा सा चार्ज है, अगर PDF लेना चाहते हैं तो वो चार्ज पे करेंगे, जैसे वो खुल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग मैंने आपसे वादा किया था कि एक बढ़िया सा आपको क्या सुनाएंगे, सॉन्ग सुनाएंगे, है ना, बताइए। दिल के अरमासों में बह गए, दिल के अरमासों में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासों में बह गए। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। चलो, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्लास लिए इतना लंबा बच्चों तो पूरा का पूरा गला डाउन हो गया है। और ये प्यार के किस्से इसलिए अधूरा रह गया है, जब तक आप मेरे पास से पूरा का पूरा 11th पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा 12th पढ़ लेंगे, तब जाकर के ये मेरा पूरा का पूरा प्यार पूरा हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी अधूरा मान रहा हूं इसको। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।